नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है चांदनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सागर के जाते ही चांदनी कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। सागर के व्यवहार से मन का हर कोना खड़वाड़ से भर गया था। जितनी बार उसने सागर से जुड़ने का प्रयत्न किया, उतनी बार सागर ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थी, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर रहती थी। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थी। वो बड़ी हंसमुख, मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। लेकिन उसे बचपन की वह बात आज भी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना महसूस की थी। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपाकर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी, चांदनी, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग ना जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और फिर वे दोनों ही ठठाकर हंस पड़ी थी। चांदनी पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को कहीं अपमानित महसूस किया और चुपचाप वहां से खिसक गई थी। फिर तो ऐसे मौके, ऐसे अवसर बार बार आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर बड़ा गुस्सा आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की ही थी, पर उन्होंने क्यों उसके काले रूप रंग पर चांदनी का नाम देकर व्यंग किया और जो उसे ज्यादा से ज्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे चांदनी की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पा सकते हैं? जब वह स्कूल के स्नेहल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थी। अपने नाम और रंग को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे बड़ा उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न ही छोड़ दिया। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे, जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी अंकुर का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ चांदनी जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना क्या भूल सकेगी कभी वह। शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था उसका। न जाने कितनी बातें थी जिनसे उसका हर रोज सामना होता। ऐसे माहौल में वह ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होती गई थी, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात थी। वे दम घोंटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला तो मन शांत होने लगा। पड़ोस की रेणु और किट्टू उसकी बौद्धिकता की कायल थी और उसे बहुत मानती थी। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं संजोने लगी थी। चांदनी के पिता सहदेव जी गत्ते का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर चांदनी की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा था उन्होंने। अब जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण चांदनी का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। नरेंद्र जी सहदेव जी के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। नरेंद्र जी कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रौबदाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। सागर बड़ा ही सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह सहदेव जी की नजरों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जामाता पाकर सहदेव जी फूले नहीं समा रहे थे। सागर को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे।
पर सुहाग रात को दुबली पतली श्याम वर्ण आकर्षणहीन चांदनी को देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह चाहकर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक तक नहीं कर पाया। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता भर गई उसके, और फिर बिना कुछ कहे एक और मुंह फेरकर नाराज सा होकर वह सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वर वधु में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया था। चांदनी धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी कि सागर की नाराजगी का कारण पूछे, माफी भी मांग ले, पर सागर के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ बोल नहीं पाई। आखिर घुटनों में सिर रखकर तब तक आंसू बहाती रही जब तक नींद न आ गई थी। बहू, खाना नहीं खाना क्या? सास के सर से चांदनी अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान से आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई। हड़बड़ाकर गीली आंखें पोंछ ली और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। वह खाने के काम से निवृत्त होकर फिर कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी सागर की तस्वीर पर दृष्टि अटक गई। मन में जैसे फिर कोई कांटा अटकने लगा। सोचने लगी, इन 2 सालों में किस तरह सागर छोटी छोटी बातों से भी मेरा दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बहुपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंखें मूंद कर सर्वोपरि मान लिया था उसने? यदि वह पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर सागर से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी वह। आज 1.5 साल बाद वह अपने मायके आई हुई थी। कुछ दिन पहले अचानक उसकी सहेली रेणु का फोन आया था। उसने बताया था कि पद्माकर के साथ उसकी सगाई हो रही है, और इसी उपलक्ष्य में मुझे भी उसने आमंत्रित किया था। लेकिन चाहकर भी मेरा जाना संभव नहीं हुआ, किंतु मन तो यहीं टंगा रहा था। पद्माकर ने धैर्य और संयम से अपना प्यार जीत लिया था। दरअसल पद्माकर रेणु से पहले से ही प्यार करता था, लेकिन रेणु के मन में उसके लिए कोई नाजुक भावनाएं नहीं थी। मगर आज मैं खुश थी, पद्माकर के लिए भी और रेणु के लिए भी। लेकिन सगाई पर तो क्या, मैं उनके विवाह पर भी जा नहीं पाई। मेरे मायके से उसका ससुराल 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने सोचा कि जब यहाँ आई हूँ तो एक बार रेणु और पद्माकर से भी मिल लेती हूँ। मेरे पहुंचने पर सबसे पहले तो मैं और रेणु कसकर गले मिले, फिर देर तक एक दूसरे को निहारती रही। पद्माकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, सो हम दोनों भी वहीं जा बैठी। पुरानी बातों का सिलसिला ऐसा चला कि समय का पता ही ना चला। सहसा ध्यान आया कि पद्माकर जी को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रेणु फटाफट पास के कमरे से एक व्हीलचेयर ले आई और पद्माकर को उसमें बैठने में सहायता की। पद्माकर स्वयं व्हीलचेयर चलाकर बाहर ले गए, जहां ड्राइवर की मदद से उन्हें कार में बिठाया गया और चेयर को भी फोल्ड करके कार की डिक्की में रख दिया। यह सब इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि मैं शौक में खड़ी देखती रह गई। जब रेणु भीतर आई तो एक पल रुके बिना मैंने पूछा, कैसे हुआ ये सब और कब? परंतु रेणु का उत्तर सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। यह हादसा तो विवाह के पूर्व ही हो गया था पगली, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। मेरे चेहरे पर उभर आए अनेक प्रश्न एवं आश्चर्य मिश्रित भाव के उत्तर में उसने आराम से सोफे पर बैठते हुए यूं बात शुरू की कि मानो कुछ अनोखा घटित हुआ ही न हो। मम्मी पापा की पारखी नजर तो बहुत पहले से ही पद्माकर को परख चुकी थी, और वे दोनों उनके प्रति बेटे का सही महत्व रखने लगे थे। मैं भी इस शादी के लिए तैयार हो गई, सो तय हुआ कि सगाई की रस्म कर ली जाए। पद्माकर अपने ताऊजी और ताई का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बहुत स्नेह से पाला था इन्हें, और कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अब वे काफी वृद्ध हो चुके थे, सो बार बार उनका इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। अतः सगाई से पूर्व उनकी अनुमति लेने पद्माकर गांव गए। शनिवार की सुबह लौटना था पद्माकर को। उसी दिन सांझ में पापा ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी का आयोजन कर रखा था। मेरे जीवन का अहम दिन था वह। माँ ने हम दोनों के लिए ही अंगूठियां बनवा ली थी।
गंतव्य से 4 किलोमीटर पूर्व सामने से आती एक बस के साथ उसकी भिड़ंत हो गई थी। पता चला बाई टांग पूरी तरह से कुचल गई है, घुटनों के ऊपर तक काटनी पड़ेगी। दाई टांग में भी जख्म है। मम्मी पापा ने मुझे घर जाने का आदेश दिया। वे पद्माकर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, पर टांग कट जाने के कारण वे स्थिति पर पुनः विचार कर लेना चाहते थे। तो क्या तुम्हारे मन में एक बार भी शंका नहीं उठी? चांदनी ने पूछा। बिल्कुल नहीं। एक बार निर्णय ले चुकने पर मैं उस पर दृढ़ थी। मम्मी पापा के हर तर्क का उत्तर था मेरे पास। यदि यह हादसा विवाह के उपरांत होता तो, किसी अन्य से विवाह करने पर उसमें कुछ और कमी हुई तो, मम्मी पापा को मेरे दृढ़ निश्चय के आगे आखिर झुकना ही पड़ा। मैंने फॉर्म भरा एवं रोगी के संबंध के आगे बेझिझक लिख दिया, पत्नी। ऑपरेशन के पश्चात जब उन्हें कमरे में लाया गया तो अपने निश्चय के मोहर स्वरूप माँ द्वारा लाकर रखी अंगूठी को मैंने घर से लाकर उनकी उंगली में पहना दी। चांदनी अवाक सी रेणु के चेहरे को देखती रह गई। कितना साहस और प्रेम है रेणु में अपने पति को लेकर। कुछ दिन रहने के बाद चांदनी भी वापस अपने ससुराल आ गई थी। अगले सुबह बड़े ही अपनत्व से सागर को सहलाते हुए वो बोली थी, आज संडे है, हम सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज क्यों, फिर कभी सही, ऊनिंदा सा सागर बोला। पर आज आपको क्या काम है? चांदनी ने बुझे मन से आग्रह किया। तुम सब चले जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर सागर ने मुंह फेर लिया। बेचारी चांदनी को बेहद ठेस पहुंची। पहली बार उसने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था और सागर है कि उसने। चांदनी का मन बहुत खराब हो गया था। फिर किसी भी काम में जी ही न लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके आंखें भर आती रही। क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी शौक में सागर को भी शामिल करने की सोच सके? वह छलछलाती हुई आंखों से सोच रही थी कि आज वह सागर से अवश्य कहेगी कि क्यों वह उससे इस कदर घृणा करते हैं और उसके साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। शाम उतरने लगी थी। लंबी परछाइयां दरवाजों में से रेंगने लगी थी। चांदनी शिथिल कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ रहे थे। रोज की यह बंदी बंधाई जिंदगी, जिसमें जीवन की जरा सी भी हसरत नहीं थी, बस भावहीनता, मशीनी मानव की तरह से एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नीरस है ये जिंदगी। माता पिता तो खाना खा चुके थे, सागर अभी तक नहीं आया था। चांदनी बचा हुआ खाना ढक कर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। जब घंटी बजी तो भी वैसे ही कार्यक्रम में खोई बैठी रहने का उपक्रम करती रही। नौकर ने ही दरवाजा खोला। सागर आया था और जूते खोलकर सोफे पर लेट सा गया। बड़ी देर कर दी तुमने, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले बेटा, बहू इंतजार कर रही है तेरा, माँ बोली। बचपन का एक दोस्त मिल गया था माँ, इसलिए कुछ देर हो गई। वो खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए उसके घर पर खाना भी खा लिया मैंने, सागर ने लापरवाही से कहा। चांदनी अनमनी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। सागर जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा। यदि मन की भड़ास निकाली देगी तो भी क्या ये दरारें पाटी जा सकेंगी? नहीं, वह कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करेगी। आखिर कभी न कभी तो उसके अच्छे बर्ताव से सागर पिघलेंगे ही। मन को सांत्वना देती छलछलाई आंखों से चांदनी सोने का प्रयत्न करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण, ठंडी ठंडी समीर और तरह तरह के पक्षियों के मिले जुले स्वर जैसे कानों में रस घोल रहे थे। सुबह नींद कितनी जल्दी टूट जाती है। बिस्तर से उठकर बेतरतीब कपड़ों को ठीक करती चांदनी सोचने लगी। कितनी सुखी होती हैं वे लड़कियां जो देर तक सुबह अलसाई से पति के बाह में पड़ी रहती हैं। वह कमरे के कपाट हौले से भिड़ाकर रसोई में आ गई। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से ओढ़ लिया था। उसे इसमें संतोष महसूस होता था। वह सास ससुर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही दोनों का दिल जीत लिया था। भजन तो कब के बंद हो चुके थे। कोहरे का झीना आंचल हटाकर सूरज आकाश में चमकने लगा था। कमरे के रोशनदानों से धूप अंदर तक सरक आई थी। सुनिए जी, अब उठ जाइए, 8:30 बज रहे हैं, चांदनी ने हौले से सागर की बाह पर हाथ रखकर कहा।
चाह कर भी वह रजाई में ठंडे हाथ डालकर अधिकारपूर्वक छिड़ते हुए नहीं कह सकी थी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी मैं। बिना कोई प्रतिकार किए सागर उठ गया तो चांदनी ने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और शेविंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। जरूरी कामों को निपटाकर सागर दाढ़ी बनाने लगा। चांदनी वहीं खड़ी रही, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। सोचने लगी, सागर डांटते तो बुरा लगता है, पर खामोश होकर उपेक्षा जाहिर करते हैं तब तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। जरा तौलिया देना तो, विचारों की श्रृंखला भंग करते हुए ठंडे स्वर में सागर ने कहा। चांदनी ने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकालकर सागर को थमा दिया। सागर मुंह पोंछने लगा। अचानक ही चांदनी की निगाह सागर के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे? ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं, बचपन से ही होते आए हैं, सागर ने लापरवाही से कहा। बात आई गई हो गई, पर इस बार सागर के चेहरे के वे दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे होते गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा। सागर पहले जितना लापरवाह था, अब उतना ही चिंतित रहने लगा। इस स्थिति में चांदनी बराबर सांत्वना देती और डॉक्टर की बताई तरह तरह की दवाइयां यथा समय देती रही। धीरे धीरे उसे सागर में परिवर्तन दिखने लगा था। अब सागर उसकी बातों का जवाब अच्छे से देने लगा था। रात में सभी लोग खाना खाकर टीवी के आगे जमे बैठे थे। आखिर उकताकर चांदनी ऊपर अपने कमरे में आ गई तो सागर भी माता पिता को हॉल में छोड़कर उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। हमेशा की तरह ही चांदनी चुपचाप लेट गई थी, चुपचाप, मानो सागर की उपेक्षा की आदी हो गई हो। सागर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर अत्यंत मीठे स्वर में कहा, सच बताओ चांदनी, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह स्पर्श और आवाज की मिठास से चांदनी का रोम रोम आनंद से तरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी वह। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूं तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था ना मेरे मन में, उसको तुम पर निकाल कर मैं बड़ा संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा। पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार ही लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। लेकिन अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से भरा हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभनी देता रहा और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफी मांगने लायक भी नहीं रहा हूं चांदनी। बस बस, आगे कुछ कहा ना तो मैं रो पड़ूंगी सागर। सागर के होठों पर हथेली रखते हुए चांदनी बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। चांदनी, तुम सचमुच चांदनी हो, निर्मल हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही वह सुंदर देह रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। सागर ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप? ये कोई खतरनाक बीमारी थोड़े ना है। प्यार इतना सतह भी नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, चांदनी ने कहा। सागर ने भाव विवल होकर उसे इस तरह आलिंगनबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। मित्रों, क्या दैहिक सौंदर्य ही वैवाहिक जीवन का पहला आकर्षण होता है? यूँ तो ये बात सच है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दैहिक आकर्षण से ऊपर उठकर हृदय की सुंदरता के प्रति पति पत्नी आकर्षित होते जाते हैं और एक दूसरे से प्यार में बंध जाते हैं। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।